मध्य प्रदेश में 2003 में जिस विधानसभा क्षेत्र से क्रांति की चिंगारी निकली थी और जहां से दिग्विजय सिंह की सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात शुरू हुई थी, जिस विधानसभा क्षेत्र से उमा भारती जैसी फायर ब्रांड नेता तैयार हुई थी, उस विधानसभा क्षेत्र में क्या हाल है। बात कर रहे हैं बड़ा मलहरा विधानसभा की। यह है हमारा राजपाट का खास सेगमेंट बागडोर, जिसमें हमारे साथ आज मौजूद हैं इस क्षेत्र के विधायक प्रद्युम्न सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी की आज जारी हुई 97 प्रत्याशियों की सूची में दोबारा भाजपा के प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक कद्दावर नेता की पहचान उनकी पिछले दिनों निर्मित हुई। नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें नवाजा गया। वे 2018 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीते थे, लेकिन जब सरकार गिरी और उसके बाद जब उनके रिश्ते भाजपा के साथ बेहतर हुए, या ये कहें कि उमा भारती से नजदीकी हुई, तब वे भाजपा में शामिल हो गए। उनकी सीट पर उपचुनाव हुआ और वे उपचुनाव भी जीते। वे वर्तमान में विधायक हैं और उन्हें पार्टी ने दोबारा अपना चेहरा बनाया है। इस सेगमेंट में हम उनसे कई सवाल करेंगे, उनकी राजनीतिक उपलब्धियों पर बात करेंगे और आगामी रणनीतियों पर भी बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार अंकुर जी, आपका भी। प्रद्युम्न जी, पहला सवाल तो ये कि चुनाव में जाने का समय आ गया है। आज आपका नाम भी अधिकृत रूप से प्रत्याशियों की सूची में आ गया है। ऐसे में जनता जो सवाल पूछेगी, उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं ही आपसे पूछ लेता हूं कि 5 साल के कामकाज को बताइए, अपनी उपलब्धियों को बताइए, कॉपी चेक कराइए कि आपने किया क्या है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि एक बार पुनः शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है और एक बार पुनः जनता में जाने का मुझे मौका भी दिया है। दूसरा जो आपने सवाल किया है, तो निश्चित रूप से ये वो सवाल है जो जनप्रतिनिधि होना भी चाहिए। और आज के विषय में मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बड़ा मलहरा विधानसभा में विकास के नाम पर जितना ज़्यादा विकास वहाँ पर हुआ है, वहाँ के लोग खुद ही, अब आप एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। और सच्चाई के धरातल पर जो चीज़ें दिख रही हैं लोगों को, बनते हुए लोग देख रहे हैं, बदलते हुए बड़ा मलहरा को देख रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है। कई विषय तो अंकुर जी ऐसे हैं जिनको लोग कल्पना नहीं कर पा रहे कि ये भी हमारे यहाँ हो सकता था। कई गांव ऐसे थे जहाँ पर पीने के पानी के लिए यदि हम बोर करते थे तो करीब 500-1000 फीट तक नीचे जाते थे, पर हमें पानी नहीं मिलता था। कुछ ऐसे अगर गांव के आप नाम बताएंगे तो हम आपके फैक्ट्स को कभी चेक भी कर पाएंगे। जैसे हमारा यहाँ से रानीताल अंधियारा से लेके यहाँ ये पूरा बेल्ट था। अब हमारे बड़ा बक्सवाहा का जो जंगल का इलाका है वो पूरा ड्राई एरिया था। तो यहाँ पर जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे ज़िले में पहली बार बड़ा मलहरा के अंदर 118 गांव में जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल लगाकर हम बिल्कुल बिस्लेरी जैसा पानी दे रहे हैं। कभी जिसने आदमी ने कल्पना नहीं करी होगी कि हमें पानी कहाँ से मिलेगा। लोग, हमारी माताएं बहनें करीब 2-2, 5-5 किलोमीटर तक कहीं एक हैंडपम्प कहीं चालू है तो रात दिन खटर खटर करके बेचारी भरने जा रही हैं, पानी भरने जा रही हैं। परंतु आज 118 गांव में हम यहाँ बड़ा मलहरा जनपद में पानी दे पा रहे हैं। 96 गाँव में हम बक्सवाहा में पानी दे पा रहे हैं। तीनों नगर परिषद में 25-25 करोड़ की योजनाएं हैं जो बक्सवाहा की चालू हो गई है, बड़ा मलहरा की चालू होने वाली है और घुआरा का काम चल रहा है। पानी देने, पीने का पानी देने के मामले में हम बहुत सबसे ज़्यादा पूरे छतरपुर जिले में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर यदि कोई बड़ा विधानसभा होगी तो वो बड़ा मलहरा होगी। यानी आपके क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसका समाधान हो गया है। हाँ, मतलब अब ये माने करीब 90% हो गया है। कुछ जल जीवन मिशन में कुछ गांव ऐसे थे जहां नल जल योजना, पुरानी नल जल योजनाएं कार्य कर रही थी।
परंतु वो कहीं बिजली के बिल के कारण, कहीं लाइन टूट फूट के कारण वो गर्त में चली गई थी, उनको भी हमने जीवित किया है। और उन गांवों को, उन ग्राम पंचायतों को जल जीवन मिशन में नहीं लिया गया था, तो उनको दोबारा सर्वे करा के नल जल योजना के माध्यम से उन गांवों में भी 3 करोड़ 5 करोड़ ऐसे टेंडर लगा के उनमें भी पानी देने का काम हम चालू कर रहे हैं, जो अगले 6-7 महीने में टेंडर भी हो गए उसके, अगले 6-7 महीने में वो काम भी, जितने गाँव बचे थे वो काम भी हो रहे हैं। तो पानी, पीने का पानी जो हम कहते थे, ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि पीने के पानी का अधिकार हमें मिलना चाहिए, पीने का पानी तो कम से कम गांव के लोगों को मिलना चाहिए। तो आज हम वो पानी देने में, अब मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि जब बांसुजारा का पानी हमारे क्षेत्र में जाता है और हमारी माताएं बहनें जब नल से, टोंटी से जल भर के अंदर ले जाए, उनको मतलब यूँ कि मर्यादा की रेखा भी नहीं लांघनी पड़ रही है, घर में ही नल लगा है और पानी वो घर में बिल्कुल बिस्लेरी जैसा पानी पी रही हैं। दूसरा, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए लोग कहते थे कि हमारी विधानसभा से पलायन होता है, मुझे भी पीड़ा थी। मैं पहली बार आया तो मुझे भी उस समय ये लगा, जो 2018 के बाद, कि यहाँ पानी की सख्त आवश्यकता है। खेती बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, यदि यहाँ पानी मिल गया तो आप निश्चित माने कि चलिए कि यहाँ सोना उगलेगी हमारी ज़मीन। और उसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया। काठन परियोजना हमें मिली, 300 करोड़ की हमें काठन परियोजना मिली। दो बार उसके टेंडर बड़ी मुश्किल से आए, कोई ब्लैक लिस्ट, कोई ठेकेदार आया, कहीं कुछ आया, तो उसमें कुछ मामला लंबित हुआ। हाँ, परंतु तीसरी बार जब टेंडर हुआ तो एक कंपनी को टेंडर मिला, कंपनी यहाँ आ गई। अभी स्थापन और विस्थापन का काम चल रहा है। अभी जितनी जंगल वाली ज़मीन थी वो विक्रमपुरा में, वो ज़मीन जंगल विभाग को दे दी गई है। जितने लोगों का विस्थापन होना है वो सड़वा में कुछ ज़मीन देने का काम कर रहे हैं। और जैसे ही वो दोनों ज़मीनें जिनको हम विस्थापित करके जहाँ स्थापित करना है लोगों को, वो ज़मीन मिल जाएगी, तत्काल वो काम आ गया, वो काम लगने वाला है और अगले 2 महीने के अंदर काम लग भी जाएगा। वैसे काम तो लगना ही है, अभी जैसे पानी काम खत्म हो, मतलब जैसे पानी बरसने का काम खत्म होगा तो वो काम हो जाएगा। उससे हमारी करीब 24,000 हेक्टेयर भूमि, भगवा, घुआरा और कुछ बड़ा मलहरा, वो पूरा सेक्टर, उसमें हम पानी सींचने का काम करेंगे। और उस काठन परियोजना से हम पानी, पीने का पानी बिजावर को भी देने वाले हैं काठन परियोजना से। तीसरा सबसे बड़ा जो हमारा बक्सवा का एक जंगल वाला बेल्ट ड्राइव था, बक्सवा के जो नैनागिर वाला बेल्ट है, उसमें हम बंडा डैम से पानी ला रहे हैं और प्रेशराइज पानी से हम पानी देंगे खेतों में। और वो अगले 2 साल में वो योजना कार्यरत हो जाएगी और करीब 11,500, मतलब 11,500 हेक्टेयर में हम सुनवाहा के बाजू में जैतूपुरा तक हम पानी दे पाएंगे। उसके बाद इस तरफ जो रोड के साइड जो गड़ी सेमरा से लगा के चाची सेमरा और सानोदा तक जो लाइन जाती है, जंगल का जो एरिया है, वहाँ पर मैंने एक गड़ी सेमरा में डैम बनवाया है, एक चाची सेमरा में बना रहे हैं, एक सानोदा के पास बना रहे हैं। 3 डैम लगातार सीरियल डैम है, जिससे हमारा गड़ी सेमरा से लगाकर नीचे तक निमानी तक जो एरिया है वहाँ पर हम सिंचने का काम करेंगे। तीसरा हमारा एक सेक्टर बचता था विक्रमपुरा से लेके, विक्रमपुरा, महाराजगंज, रानीताल, अंधियारा, गोपालपुरा, सिगरामपुरा से लेके बाजना तक, कलोथर और सूरजपुरा कला, वहाँ तक का एक मतलब पानी कम नीचे निकलता था। परंतु अभी जब ये कैन बेतवा लिंक परियोजना बन रही है, इससे हमारे वो ये वाला सेक्टर सिंचाई में करीब 15,000 हेक्टेयर भूमि कैन बेतवा लिंक परियोजना से भी सिंचने वाली है। पानी का एक मोटा आपने कहा कि निदान हो गया है जी। आप उस इलाके से विधायक हैं जहां एशिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है, बिल्कुल, जहां सबसे ज़्यादा हीरा था। उस हीरे की उम्मीद न सिर्फ बड़ा मलहरा क्षेत्र के युवाओं के चेहरे पर थी, बल्कि सरकार को भी थी। 60,000 करोड़ रुपए एक अनुमानित उम्मीद लगाई गई थी कि इतने का हीरा वहां मिलेगा। वो योजना धराशायी हो गई, आप कुछ नहीं बोले। मूलतः वो वंडर डायमंड प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा, अगर कहीं कोई डायमंड का डिपॉजिट है तो बड़ा मलहरा की धरती पर बक्सवाहा में है। और ये उस समय ये योजना आई, बिरला डायमंड ग्रुप ने इसको लीज पर लिया और लगभग 60,000 करोड़ पर ईयर की रॉयल्टी पर वो ठेके में गई।
उसके बाद उसकी कई स्वीकृतियां होती हैं, यहाँ से लेकर केंद्र सरकार तक की स्वीकृतियां होती हैं। तो उसमें सिर्फ पर्यावरणीय स्वीकृतियां अभी आना शेष है, वो अभी धराशायी योजना नहीं हुई है। लेकिन वो मसला इतना फंस गया है, कोर्ट्स में भी चला गया है, एक्टिविस्ट पूरे देश के उसके खिलाफ लगे हैं। आप लोग शुरुआत में दबी जुबान से कहते रहे कि ये नक्सली हैं जो विकास नहीं चाहते, खुलकर आपने कभी नहीं कहा, लेकिन वाकई वो योजना अब इस लेवल पे है कि उस पर बात ही नहीं हो रही है कहीं। उसमें मैं लगातार बात कर रहा हूँ। माननीय भूपेंद्र जी जो हमारे पर्यावरण वन और पर्यावरण मंत्री, मेरी अभी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा था इसको हम और क्या है, जिस समय वो योजना का सुबह मतलब स्वीकृतियाँ होने थी, उस समय कोरोना का संकट आ गया और ये जो एक्टिविस्ट पूरे देश के अंदर, उन्होंने कहीं बक्सवाहा को नहीं देखा, यहाँ की ज़मीन को नहीं देखा। इसके पहले रियो टिंटो वहाँ काम कर चुकी, वहाँ पर उस समय कोई कटाई नहीं होना थी, उस समय सिर्फ काम होना था। जो बाकी वन क्षेत्र था जहाँ पेड़ कटने थे, नए कहीं लगाने थे, वो तमाम जगह देख लिया था कि इतने पेड़ कटेंगे, इतने और पेड़ लगेंगे, वो तमाम सब हो गया। परंतु कोरोना के संकट के कारण पूरे विश्व के अंदर जब वो ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हाहाकार मच गया, लोगों के मन में भी भय आ गया और कई प्रकार का भय दिखाया गया। तो फेफड़ों की ऑक्सीजन को जंगल की ऑक्सीजन से जोड़ दिया गया, बीमारी की ऑक्सीजन को। पेड़ सीधा ऑक्सीजन थोड़ी देता हमें, पेड़ तो सीधा ऑक्सीजन देता, प्रेशराइज ऑक्सीजन तो हमें सिलेंडर से ही मिलेगा। अब ये सबको समझाना कोई समझा नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस सरकार ने चूंकि बिरला को पूरा प्रोजेक्ट दिया था, भाजपा ने इसलिए उसमें रुचि नहीं दिखाई? नहीं, एक्चुअल देता कोई किसी को नहीं। आज के युग में कोई पार्टी, कोई सरकार किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी भी ठेकेदार को, किसी भी कंपनी को कुछ नहीं दे सकती। सब ऑनलाइन काम होता है। ऑनलाइन काम जो L1 या H1, इसमें तो H1 जो आएगा, जो ज़्यादा हमें रॉयल्टी देगा, सरकार को जो रॉयल्टी देता है वो आ जाएगा, H1 हाईएस्ट टॉप आ जाएगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। उस आधार पर बाकी 6 स्वीकृतियाँ होती हैं। अब चाहे पिछली बार रियो टिंटो को मिला, इस बार बिरला डायमंड ग्रुप को मिल गया, अब तीसरे और भी कोई जो भी होंगे वो मिलता। परंतु उसमें इतना हाहाकार लोगों ने मचाया, उससे नुकसान बुंदेलखंड का हुआ, उससे नुकसान मेरी विधानसभा का हुआ। अब लोग तो जहाँ तहाँ अपने घरों में चले गए। एक एक्टिविस्ट तो मेरे पास आया, तो फोन आया, तो उसने कहा कि आपके यहाँ जंगल कट रहा है विधायक जी। मैंने कहा बिल्कुल, आप कहाँ से बोल रहे? बोले मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। बोले जंगल को बचाइए। मैंने कहा आप कहाँ हैं अभी? बोले हम तो कलकत्ता में, दोनों आप आ जाइए। एक पेड़ में आपको भी चिपकना है, एक पेड़ में हम भी चिपक जाएंगे, कोई काट ना पाए ये देखना पड़ेगा। नहीं, बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने कहा आप वहाँ रह के क्या कर रहे हो? हमने यहाँ आओ, जंगल बचाओ, आपको जंगल बचाना है, हम भी बचाएंगे आपके साथ। हम लोग वहाँ बैठ के थोड़ी आप मोबाइल में करो, ट्रेंड कर रहे हो एकदम जंगल बचाओ, बक्सवा से बक्सवा। यहाँ बक्सवा को देख तो जाओ, कैसा बक्सवा है, कैसा बड़ा मलहरा है। मैं विधायक हूँ तो क्या कर रहा हूँ यहाँ, वो थोड़ा देख तो जाओ। मैं एक बात, 2 बातें और आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अपने घर में रहते हैं, किराए के घर में? पूरा मेरे खुद का बंगला है। अच्छा, मैंने कहा आप जिस सोफे पे बैठे हैं वो लकड़ी का है कि लोहे का है? बोले लकड़ी का है। बोले जिस पलंग पे आप सोते हैं वो पलंग लकड़ी का है कि लोहे का है? बोले लकड़ी का है। मैंने कहा कुछ दरवाजे लगे हैं वो लकड़ी है कि लोहे के हैं? वो लकड़ी के हैं। तो मैं साला तुम तो काट रहे हो लकड़ी और दरवाजा और सोफा पे सो रहे हो, तो मैं तो पता नहीं, जिस दिन पेड़ लगाओगे उस दिन पता चलेगा। तुम काटने और लगाने की बात करते हो, कुछ भी ट्रेंड कर रहे हो, एक बार आके देखो जंगल क्या है, तब पता चलेगा तुम्हें। इसी योजना पर एक शॉर्ट कमेंट और आपका लेंगे कि अगर सरकार में दोबारा आप आते हैं, सरकार बनती है और थोड़ा और कद और रुतबा आपका बढ़ता है, इस योजना को लेकर क्या कमिटमेंट है आपका? इस योजना को लेकर 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा डायमंड डिपॉजिट है, डायमंड कोई ले जा रहा है। अगर नया कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई कंपनी आती तो ठीक, पर्यावरणीय स्वीकृति हमें मिले। उसके लिए ये दुनिया भर के बाहर के लोग इतने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब कोर्ट में जजेस, माननीय जज जो रहते हैं, अब कई प्रकार की बातें, और वकील उनको यहाँ वहाँ घुमा के वो पूरा वहीं ले जाते हैं, मामला ऑक्सीजन पे ही ले जाते हैं, और कहीं कहीं वहाँ से भी स्टे आ जाता है। और यदि हमें न्यायालय से स्टे ना मिला, कहीं कोई ऐसी स्वीकृतियाँ, मतलब जो न्यायालय से हमें कोई प्रकार की अड़चन ना आए, तो आप ये निश्चित मान के चलिए आने वाले समय में
वंडर डायमंड प्रोजेक्ट चालू होगा, और यदि वो चालू हो गया तो हमारे प्रदेश का भी उसमें फ़ायदा होगा कि बड़ी रॉयल्टी हमारे प्रदेश को मिलेगी, जिससे हमें उसका जो CSR है उससे हमारा बक्सवा तो उसी से ही सुधर जाएगा। और दूसरी बात, हमारे युवाओं को वहाँ रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा छतरपुर जिले का सबसे बड़ा ITI कॉलेज हमने खोला है बक्सवा के अंदर, सबसे बड़ा ITI कॉलेज दिया है सरकार ने हमारे लिए, वो बनने के लिए तैयार हो गया, बन रहा है, और उससे हमारे प्रशिक्षित बच्चे निकलेंगे। वहाँ अभी तो हमारे बच्चे प्रशिक्षित हो नहीं पाते थे, तो बेचारे हमारे जो छोटे छोटे जो 10वीं पास हैं 12वीं पास हैं, वो लेबर का काम मिलता था। यदि बच्चे प्रशिक्षित होकर निकलेंगे तो बड़ा जॉब मिलेगा, बड़ी नौकरी मिलेगी, तो अर्निंग भी हमारे वहाँ के युवाओं को होगी, क्षेत्र के युवाओं को भी होगी और ज़िले के लोगों को भी होगी। और हमने तो ये तय करके रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 70% नौकरियाँ हम अपने युवाओं को बक्सवा बड़ा मलहरा के लोगों को ही लेंगे, दूसरे लोगों को लेने नहीं देंगे, क्योंकि हम वहाँ से प्रशिक्षित बच्चे भी निकाल रहे हैं। तो यही हमारा सोचना है कि आने वाले समय में वंडर डायमंड प्रोजेक्ट चालू होगा, और जैसे चालू होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा और प्रदेश का विकास भी होगा। चलिए वापस से राजनीति पर आते हैं। आप जिस क्षेत्र से बड़ा मलहरा के विधायक हैं, वहाँ 2018 में आप कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। आप जब कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए तो आप कांग्रेस को भी अपने साथ ही भाजपाई बनाकर चले आए। अब वहाँ संगठन कांग्रेस जो है वो काफ़ी पसोपेश में है, एक अच्छे प्रत्याशी की तलाश उसकी आपके विरुद्ध पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कांग्रेस की मौजूदा स्थिति एक विपक्ष के तौर पर वहाँ क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस का संगठन शुरू से लचर रहा है, और कांग्रेस में नेता होता है, संगठन कहीं होता नहीं, कार्यकर्ता कहीं होता नहीं, कार्यकर्ता वहाँ कोई बनता नहीं। तो स्थितियाँ ये हैं, 10-20 लोग टिकट मांग रहे हैं, वहाँ सब अपने अपने लोग लेके आ जाते हैं, नेता मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। और संगठन में ये व्यवस्था भी है, संगठन में वहाँ कांग्रेस के संगठन में ये व्यवस्था है कि एक अध्यक्ष बना दिया जिले का, 4-5 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, ब्लॉक में भी एक अध्यक्ष बना दिया, 3-4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। तो मैं तो एक बार ऐसी मजाक करने निकला, तो मैंने अध्यक्ष जी को पूछा, जो अभी वर्तमान में निकल गए अध्यक्ष जी, उनको बोला कि हमने कहा कार्यकारी अध्यक्ष तो आप बन जाते हैं, कार्यकारी प्रत्याशी भी बना दीजिए, एक प्रत्याशी 4-5 कार्यकारी प्रत्याशी भी बना दीजिए। क्या है, अगर नहीं बनाएंगे तो वो दूसरे दल से लड़ जाएंगे, इसलिए आप ही बना दीजिए, तो उसमें कोई नई व्यवस्था बन जाए। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर कांग्रेस की आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा है, संगठन वहाँ कुछ है नहीं है। जो नेता, जिस नेता को भी टिकट मिलेगा वो अपने खुद के नाम पर क्या लेता है, ये उसकी जवाबदारी, कांग्रेस की वहाँ कोई जवाबदारी नहीं। हालांकि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले वर्षों में वहाँ बदलाव आया, वो बदलाव भी अब आपके कार्यकाल के बाद कुछ, अब जब चुनाव में आप जाएंगे तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपकी राजनीति पर भी खड़े होंगे। आपने अपने बारे में कई धारणाओं को सुन रखा होगा। पहली धारणा तो ये कि जब आप कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए तो पहला नारा दिया गया कि ये सब गद्दार हैं। हालांकि जनता ने आपको दोबारा विश्वास देकर ये बताया कि नहीं, हम इनको गद्दार नहीं मानते हैं। दूसरा ये कि उस इलाके में एक जातिवाद का टैग आपके साथ लगाया गया कि जिस बड़े वर्ग की आप के कारण आपको वहां प्रत्याशी बनाया जाता है, लोधी समाज के कारण, उस जाति के लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। इस आरोप का भी एक जवाब आपको देना पड़ेगा। मूल रूप से मुझे कभी कभी बड़ा इस बात में हंसी आती है कि जब लोग कहते हैं कि हम जातिवाद का टैग कर रहे हैं। जाति कहीं कहीं मायने रखती है, परंतु मेरे बारे में जहाँ तक लोगों का सोचना है, जातिवाद मैंने कहीं कभी किया नहीं। और जहाँ तक और जो कई प्रकार की जो बातें कही जाती हैं, वो अब वहाँ के जब लोग सामने आते हैं तब वो बता देते हैं। कहीं कोई किसी का बिरला काम ना हुआ हो तो ये बात हो सकती है, परंतु जब आप किसी अधिकारी से, बड़े अधिकारी से या छोटे अधिकारी से या थाने में कहीं जाके बात करेंगे या हमारा कहीं फ़ोन सर्च भी कराएंगे, तो मैं बहुत कम अधिकारियों से बात करता हूँ। और इस मामले में मैं जातिवादी उस मामले में कोई प्रकार का वो नहीं रखता। और लगातार जनसेवक का काम होता है कि निर्विवाद रूप से लोगों को न्याय मिले। चाहे हमारा व्यक्तिगत हमारा कोई भाई यदि कोई अन्याय करेगा
तो वो उसके लिए हम वो जुर्म मानेंगे और उसको दंड मिलने की, जो दंड दिया जाना है वो दंड दिया जाएगा उसको। चलिए, ये बहुत अच्छा है कि आप उसको साफ कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि तमाम सर्वे बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार जाने वाली है, शिवराज जी जा रहे हैं। आपने सुन रखा है ये? अब वो तो बड़ी वो उससे कहते हैं कि शिवराज जी जा रहे हैं, परंतु आप कहाँ आ रहे हो? वो कह रहे हैं शिवराज जा रहे हैं, इनके पास कोई ना विज़न है ना कोई विजनरी नेता है। इनके पास आप पूछेंगे तो ये सिर्फ ये कहेंगे कि शिवराज जी ने ये कर दिया, प्रद्युम्न ने ये कर दिया। आप क्या करोगे? आपका विजन क्या है बड़ा मलहरा के लिए? वो कहते रहेंगे हम 1500 देंगे महिलाओं को। ये तो उस समय जब आप आओगे, जब आने नहीं तो कहाँ के 1500? हम तो 3000 देने ही लगे। हम अभी 1250 दे रहे हैं। हम सरकार में थे, हमने 1250 दिए। हम 1500 देंगे और 3000 तक जाएंगे। और दीदी हमारी बहनें उस पर एतबार कर रही हैं, और हमारी माताएं बहनें, आप जब अंदर जाके पूछेंगे तो कांग्रेस की रैली में भी यदि वो कभी महिलाएं बहनें जाएं और उनसे बाद में आप पूछेंगे तो बताएंगे हम तो आ गए थे, परंतु वोट तो मामा ही को देंगे। वोट तो एक जगह मैंने ऐसा पूछा है, शायद वो वीडियो देख लिया आपने। एक जगह मैंने कांग्रेस की रैली में पूछा था कुछ महिलाओं से, और वो महिलाओं ने ये कहा था जी तो ये धारणा ये है कि यहाँ पर कोई इनका विजन नहीं। आप जितने भी बड़ा मलहरा में कांग्रेस से विधायक जो टिकट मांगने वाले हैं, उनसे सिर्फ आप ये पूछ लेंगे कि आपका विज़न क्या है, चिकित्सा में आप क्या करेंगे, शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, आप पानी देने के लिए क्या करेंगे, आपके पास क्या विज़न है, आप किस बात के लिए टिकट विधायक काय के लिए बन रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनका जवाब तो ये होगा ये काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं। अरे आप अपनी लाइन तो बताओ, तुम्हारी लाइन क्या है? ठीक है, हमने नहीं किया या जो कुछ किया, ये नहीं, तुम्हें जो कुछ कहना है कहते रहो, वो तो जनता बताएगी हमने क्या किया। कांग्रेस के पास आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? जी, वो तो बता दो। आपने ठीक कहा। आपने कहा कांग्रेस के पास विजन नहीं है, कोई विजनरी नेता नहीं है। 2018 के पहले आपको लगता था कि इनके पास विजन है, विजनरी नेता है, तब तो आप उनकी पार्टी से चुनाव लड़े थे। उनके पास नहीं तो मेरे पास तो विजन था। मेरे पास विजन था, उनके पास मुझे नहीं पता विजन था कि नहीं था, पर मेरे पास तो विजन था। मुझे पता था कि यहाँ ये समस्याएं हैं। मुझे पता था यहाँ ये समस्या, शिक्षा की समस्या बहुत थी। यहाँ पे बहुत से केंद्रीय विद्यालय कहने को, पर मैंने केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति वहाँ ला के दी। केंद्रीय विद्यालय हम ला रहे हैं, 2 तो हम CM राय स्कूल ला रहे हैं। हमने कई 10वीं वाले जो 10th के स्कूल थे हमने अपग्रेड करके 12वीं तक कराया। कई मैं जगह यही पूछ रहा हूँ कि ये क्या कमलनाथ की सरकार में भी आपने काम किया, तब ये चीजें संभव नहीं हो पा रही थी? आपने दोनों सरकारों में काम किया, दोनों की वर्किंग का फर्क बताइए। दोनों की वर्किंग का फर्क ये है कि वो अपनी बात नहीं समझते। वो नेता क्या कर रहे हैं, वो मंत्री क्या कर रहा है, वो उनको काम करना है। पर हमें क्या काम करना है, वो हमारी स्वीकृति होने में बड़ी तकलीफ होती थी उनको। क्योंकि हमारा तो एक विजन था कि हमें खेतों में पानी देना है, किसानों के खेतों में। हमारे यहाँ से पलायन रुक जाए। पलायन तब रुकेगा जब किसान का बेटा वहाँ खेत पे काम करेगा। जब किसान वहाँ काम करेगा तब रुकेगा। यदि किसान को उसमें खेती में लाभ ही नहीं होगा तो बेचारा वो तो चला ही जाएगा। जमीन कौन बेचेगा? बेहतर होगा वो मजदूरी करने लगे। हम डायमंड प्रोजेक्ट इसलिए लाए थे क्योंकि हमारे बच्चों को वो दिल्ली ना जाना पड़े, पूना ना जाना पड़े, वहाँ काम मिल जाए, लेबर का काम भी मिले, और जो हमारे प्रशिक्षित बच्चे हैं उनको उस प्रकार का काम मिले, तो हमारे बच्चे वहीं रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। परंतु उनने उस पर ऑब्जेक्शन लगा के या कई प्रकार के वो करके वो आ गया, कोई बात नहीं। परंतु खेत में पानी, बच्चों को पढ़ने के लिए सही शिक्षा और उत्तम चिकित्सा, आप विश्वास नहीं करेंगे। जब मैं ये दावे से कह सकता हूँ, छतरपुर जिले का सिविल बड़ा अस्पताल बन रहा है बड़ा मलहरा के अंदर। आप देखेंगे 4 मंजिला हॉस्पिटल बन रहा है। एक घवारा में हॉस्पिटल बन रहा है 10 करोड़ का। अभी आकांक्षी ब्लॉक माननीय मोदी जी ने लिया बक्सवा, उसको भी हम रेनोवेट करके बड़ा हॉस्पिटल बक्सवा में बना रहे हैं। और ये आसान हो रहा है भाजपा के कारण। ये भाजपा के कारण आसान हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये काम होना चाहिए। अब हम पूरी ताकत लगा के ये कह रहे हैं कि हमें एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पानी की पर्याप्त सुविधा अगले 5 साल में होने वाली है।
और अगले 5 साल में यदि हम पानी की सुविधा करके देंगे तो हमारे खेतों में हमारा किसान 3 फसलें लेगा, गर्मी की फसल भी लेगा, ठंड की फसल भी लेगा, बरसात की फसल भी लेगा। और उसमें कई प्रयोग भी होंगे कि कम अवधि वाली फसलें कौन सी हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस फसल में कमा सकते हैं, वो तमाम सब चीज़ें उसके लिए एग्रीकल्चर कॉलेज की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और हम पूरी ताकत लगाएंगे कि हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज भी हो, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारा पूरा प्रदेश देश कृषि प्रधान देश भी है। अच्छा, प्रदेश की जनता जो है वो 2 नेताओं को आशा भरी नजरों से देखती है, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, जो 2 बड़े फेस हैं जिनको सीएम फेस कहा जा रहा है। आपने दोनों के साथ काम किया है, इन दोनों नेताओं में क्या 2-3 मोटे फर्क आप देखते हैं? तो सबसे बड़ा फर्क तो ये है, जो माननीय शिवराज जी का विज़न है बड़ा ब्रॉड है, वो 10 साल आगे की बात करते हैं। और वो जैसे 230 विधायक हैं, कांग्रेस के पास भाजपा के पास अभी 127 विधायक, 127 विधायकों के नाम के साथ, उनकी सीट के साथ उनको पता है कि यहाँ पर बड़ी परियोजनाएं क्या चल रही हैं, बड़ी परियोजनाएं को काम क्या चल रहे हैं। कमलनाथ जी को वो याद नहीं रहेगा, हमें बताना पड़ेगा, परंतु बड़ी परियोजनाएं याद रहेंगी। हम कितना खेतों में पानी दे पाएंगे वो उनको पूरा गणित पता है कि हम बुंदेलखंड में भी इतना पानी दे पा रहे हैं, अब सिंचाई के लिए इतना दे रहे हैं, पीने के लिए इतना दे पा रहे हैं, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज छतरपुर में चाहिए तो यहाँ भी बनेगा, और क्या क्या चाहिए। और फिर हम लोग जो मांग पत्र रखते हैं तो पूरे संभाग जिले के विधायकों को बुला के तुम्हारा इतना, ये तुम्हारा इतना, ये तुम्हारा इतना, अब इसमें आप प्रायोरिटी बताओ आपको क्या चाहिए। तो प्रायोरिटी हम लोग बताएंगे, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब वो कहेंगे इतना इतना जो आपने बताया इसमें हम इतना देने वाले, इसमें तय कर दो। तो वो तय कर, वो हमें तय करना है, पर हमें बैठ के तय करना है कि इसमें हमें क्या क्या करना है। कमलनाथ जी ये वक्त नहीं देते थे? ये वक्त उनके पास था नहीं, उनके पास ये वक्त नहीं था। ये माननीय शिवराज जी 18 घंटे काम करते हैं। हम लोग देखते हैं कभी कभी हम लोगों को ये आती है कि हम लोग कोई काम के लिए जाएं कि नहीं। हमारा नेता इतना तेज गति से काम करता, कभी कभी तो ये लगता कि हम कैसे बात करें, तो हम लोग कभी बुलाया, चलो आ जाओ यार, बैठ गप करो, तुम बात करो क्या करना है। कभी कभी हम लोग चुप जाते, ठीक भाई सब करो, हम लोग बाद में देखेंगे। परंतु दबाव यहाँ भी रहता कि हमें काम कराना है। आप विश्वास मान के चलिए, हम लोगों ने इतना काम कराए, और लोगों की तो मैं नहीं कहता, परंतु जब आंकड़े अभी 5 साल के आंकड़े आप लोग लेंगे, आपके पास आंकड़े आएंगे, तो जितना काम यहाँ छतरपुर जिले की 5 विधानसभाओं में नहीं हुआ होगा, उतना काम अकेले बड़ा मलहरा विधानसभा में हुआ है। और ये शिवराज जी के कारण हो पाया। और ये शिवराज जी के कारण, उनकी बड़ी सोच, लंबी सोच के कारण। क्योंकि जब उन्हें बताया जाता है कि हमारे बड़ा मलहरा से पलायन होता है, हमारे बड़ा मलहरा में शिक्षा नहीं है, हमारे बड़ा मलहरा में पीने का पानी नहीं। अब छतरपुर जिले में सबसे पहले यदि जल जीवन मिशन का काम हुआ तो हमारे यहाँ हुआ। महाराजपुर में भी हो सकता था, राजनगर में भी हो सकता था, चंदला में भी हो सकता था, परंतु बड़ा मलहरा में, क्योंकि हम समझा पाए उनको कि हमें किस लिए ज़रूरत है। डैम हम वहाँ ले पाए क्योंकि हम उनको समझा पाए कि पलायन हमारे यहाँ से होता। चलिए मान लेते हैं जिन खूबियों को कारण आपने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और भाजपा में शामिल हुए थे, चलते चलते ऑन कैमरा ये भी बता दीजिए कि जो हृदय परिवर्तन 2020-21 के समय हुआ, ऐसा हृदय परिवर्तन दोबारा तो नहीं हो जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो आप कांग्रेस में चले जाएं? नहीं, तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण। कांग्रेस में जब ये दल बदल हुआ तो उस समय मैंने कई बार कमलनाथ जी को बताया, ये जो पर्दे के पीछे से सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये आपको अंधेरे में रखे हैं। वो कहानी दिलचस्प है, वो बताइए ना, थोड़ा जितनी बता सकते हैं उतनी बताइए। तो वो यही कहानी थी कि मैंने बार बार कहा कि ये आपको धोखे में रख रहे हैं, और कई बार हम लोगों के कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपकी गोपनीय बातें होती हैं, यदि हम लोगों को पता चल जाए, हम लोग छोटे जरूर हैं राजनीति में, आप लोगों से बिल्कुल एक छोटा जो रत्ती भर रहता है, जो तिनका रहता है, उस बार उसका उस जैसे भी हैं हम लोग, परंतु कभी कभी डूबते को तिनके का सहारा भी होता। हमारा आपसे आग्रह है कि आप लोग बड़े नेता बैठ के ये काम करो, नहीं तो सरकार चली जाएगी तो कुछ नहीं रह जाएगा। हम लोग उस समय नए विधायक थे, राजनीति का शौक, कुछ करने का जज्बा, वो कब
जब सत्ता में रहेंगे लोग तभी तो हम कर पाएंगे। सत्ता में हम आए इसलिए नहीं आए कि हमें कोई ऐसो आराम करना है। हम जनता के काम कैसे, हम ऋण उसका कैसे चुकाएंगे? जनता ने हमें तो, मैं तो बाहर से आया, मुझे तो ऐसे ही देख के वोट दे दिया लोगों ने, परंतु वहां काम तो करना। कैसे काम करेंगे? आप सत्ता में आ गए और फिर एकदम विपक्ष में चले जाओ, आप कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? अब मैंने उनको कहा कि सर एक दो नेताओं के कारण सरकार जा रही, अब सरकार चली गई, सरकार गिरा दी गई, आपको पता चल गया कि सरकार गिर गई, अब हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? ये तो अपने राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। ये बड़े बाप के बेटे हैं, लगातार वो हैं, आज नहीं तो कल 5 साल बाद या 10 साल बाद ये सर्वाइव कर जाएंगी, पर हम लोग कहाँ सर्वाइव करेंगे? हमारी जनता कहाँ सर्वाइव करेगी? आपने तो सरकार गिरवा दी, लोगों ने ताना बाना बोल लिया कि अब सरकार में हमारा विधायक है, काम होगा। अब आपने सरकार गिरवा दी, वहाँ हम जनता के सामने मुंह क्या दिखाएंगे? हम क्या काम, आप क्या काम कर सकते विपक्ष में रह के? आज यहाँ कांग्रेस के 3 विधायक हैं, 3 साल में क्या क्या काम कर दिया बेचारों ने? क्या काम किया? यहाँ कोई योजना नहीं ला पाई, ये जाती नहीं। अगर ये जाते तो मिलता, परंतु ये हम विपक्ष में है, हमें नहीं जाना। तो दल बदल इसलिए हुआ क्योंकि हमें करना था कुछ जनता के लिए, नहीं तो ठीक है हम वापस जा रहे। मतलब इससे बेहतर तो ये है कि हम वापस जाएं, कोई काम ही नहीं होगा, दूसरा आ जाएगा वो काम करेगा। दूसरे दल में गया, दीदी के कारण मैं दल में गया और वहाँ पर मैंने सर्वाइव किया। 2 लोगों ने दोबारा जब जिताया, लोगों को करके बताया कि हम ये कर सकते थे, हम करके लाए। चलिए, वो कहानी आपने बताई, लेकिन इस कहानी के बीच में वो सवाल आप घुमा गए। सवाल ये था कि जैसे हृदय परिवर्तन अभी हुआ था, ये हृदय परिवर्तन क्या कभी और हो सकता है भविष्य में? नहीं, भविष्य में क्या कांग्रेस में जाएंगे कभी? नहीं, ये कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास कोई विजनरी नेता नहीं है, विजन नहीं। आप केंद्रीय नेता से लगा के, जो इनके टॉप लीडर हैं, जिन्हें कई प्रकार के वो किया जाता, परंतु मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, मैं खड़गे जी की बात कर रहा हूँ, मैं कमलनाथ जी की बात कर रहा हूँ। ये जब भी आप उनका भाषण सुनेंगे, ये जब कोई भाषण सुनेंगे, आप कोई देखते हैं कि प्रदेश के लिए कमलनाथ जी क्या करने वाले हैं, हम प्रदेश में क्या करेंगे? ये 2-3 नारे आ जाते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली माफ करेंगे, ये करेंगे। इसके अलावा और क्या विजन है इनका? सब सत्ता में आने के लिए 2-3 बातें ये इस प्रकार की बात बताते हैं। इसके अलावा और क्या बताया जनता के लिए क्या करेंगे? हमें आप ये बात तो बताइए। आप लोग जब भी बड़े नेता से बात करें तो ये बात जरूर पूछें, ये भी पूछें, चलिए ये जरूर पूछें कि कृषि का ये माफ, हम कर्जा माफ करें, कर पाती नहीं। आपकी सरकार कहीं है नहीं, आपको केंद्र से भी पैसा चाहिए पड़ेगा, आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आपके पास जितना आना नहीं उतना जाना है, तो वो आवक जावक कैसे हिसाब किताब मिलाएंगे? यानी कोई गुंजाइश नहीं है? 1% गुंजाइश नहीं। जनता को मुगालते में रख के इस प्रकार की बातें करके ठीक बात नहीं। यदि ये कर सकते तो उसी समय चुनाव, मतलब उसी समय कर्जा माफ कर देते। आपने बातों बातों में दीदी का जिक्र किया। मैं दर्शकों को बता दूं, दीदी का मतलब है उमा भारती जी। उमा भारती बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में आज भी सक्रिय हैं, क्योंकि वो उसे अपना गृह क्षेत्र मानती हैं। और जब प्रद्युम्न जी भाजपा में आए तो एक बड़ी भूमिका उमा जी की भी थी। उमा भारती ने फिर उपचुनाव में भी खूब साथ दिया, खूब संरक्षण दिया, और अभी भी वो आपकी संरक्षक मानी जाती हैं। सवाल ये है कि पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट करके सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनकी न्यूनतम भूमिका होगी, क्योंकि उन्हें हिमालय जाना है, केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है। ऐसे में प्रद्युम्न अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे, उमा जी तो आएंगी ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेता है, दीदी राष्ट्रीय नेता हैं, और राष्ट्रीय नेता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की नेता होने के नाते, पार्टी जितना कहेगी वो नेताओं को मानना पड़ता है। ये स्वाभाविक सी बात है। और जितना दीदी से ज़्यादा बनेगा वो मध्य प्रदेश के लिए करेंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उनके दिल में है, और वो ये चाहती हैं कि बहुत भारी बहुमत से इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार बने, जिससे देश का भी विकास हो और प्रदेश का भी विकास हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपसे तमाम सवालों पर हमने बात की, और जिस बेबाकी से आपने जवाब दिया उस बेबाकी की तारीफ़ है। एक
लास्ट सवाल के साथ इस पूरे इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। जब चुनाव प्रचार शुरू होगा, अभी एक मूवमेंट कांग्रेस चला रही है या कांग्रेस से जुड़े स्थानीय नेता चला रहे हैं कि हमें क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए। वो 5 साल बाद भी आपको क्षेत्रीय प्रत्याशी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि आपके क्षेत्रीय प्रत्याशी होते हुए या विधायक होते हुए आपकी सक्रियता पर कोई सवाल या संदेह है नहीं, आपने बहुत वक्त दिया अपनी विधानसभा में, लेकिन क्षेत्रीय प्रत्याशी का जो मूवमेंट वहाँ चल रहा है, क्या इससे कुछ नुकसान देखते हैं आप? वहाँ 1% भी नुकसान इसलिए नहीं देखते क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीयता की बात लोग नहीं करते, जनता नहीं करती, नेता करते हैं। नेता 4-5 नेता मिल जाएंगे, वो क्षेत्रीय की बात करते हैं और एक क्षेत्रीय को कोई टिकट मिलता नहीं कोई, क्योंकि एक दूसरे की टांग खींचते हैं। 5 लोग जाते हैं टिकट मांगने और बोलते हैं ये क्षेत्रीय को दे दो, तो ABCDE है जैसे मान लो, तो A के लिए वो हाँ भरते तो BCD बोलते वाह A कहाँ तैयार है, उससे अच्छे तो B है, B से अच्छा C है, C से अच्छा D और E भी है। तो वो फिर A को मानने के लिए तैयार नहीं होता, फिर A B और C D को मानने के तैयार नहीं होता, तो ऐसे सब बिखर जाता। और फिर उनमें से कोई एक दूसरी दलों से भी खड़ा हो जाता है, तो बोले नहीं वो तो कुछ नहीं, और वो बाकी जो और मांगने वाले लोग होते हैं उसको नकार देते हैं और फिर अपनी अपनी पार्टियों में लोग काम करने लगते हैं। तो वहाँ ये नेताओं की उपज है कि स्थानीय जनता की कोई मांग कभी नहीं रहती। जनता को चाहिए काम, जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए नौकरी, जनता को चाहिए 2 हाथों में काम। वो कौन दे सकता है? स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था कौन दे सकता है? शिक्षा की व्यवस्था कौन दे सकता है? जब ये तमाम सब चीज़ें देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि किस चेहरे को आगे बढ़ाना चाहिए, कौन आगे जाएगा जो हमारा काम करेगा। इस नाते वो ये पूरी हवा उसी समय निकल जाती है क्षेत्रीयता की। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। और प्रद्युम्न सिंह जी ने एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जनता को काम चाहिए है और कामों का मूल्यांकन ही चुनाव में होता है। बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रत्याशी भी हैं बड़ा मलहरा से, और वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 5 वर्षों तक जनता की सेवा की, काम किए हैं। अब उनके कामों का मूल्यांकन चुनाव में जनता को करना है। इनकी बात में कितना दम है, भविष्य क्या होता है, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन इनका मूल्यांकन आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर इस इंटरव्यू में कर सकते हैं, ताकि उनको ये पता लगे कि उनके विषय में जनता क्या सोचती है। इंटरव्यू कैसा लगा आपको? इस इंटरव्यू में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप स्टूडियो आए इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।